नमस्कार। आप सबका मेरी इस आहार और पोषण विज्ञान की वीडियो क्लास में स्वागत है। गर्भावस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग यानी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के तीसरे भाग में मैं आज आपको गर्भिणी के विटामिन्स की मांग या आवश्यकता के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। आज के वीडियो में मैं आपको इस संदर्भ में विटामिन ए और डी के बारे में बताऊंगी कि गर्भिणी को इनकी कितनी आवश्यकता होती है। गर्भावस्था में विटामिन ए और डी का क्या कार्य होता है, इसकी कमी से गर्भस्थ शिशु और गर्भिणी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी प्राप्ति के स्रोत और इनकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा के बारे में भी आपको अवगत कराऊंगी। इन सबको बताने से पहले मैं आपको विटामिन्स का एक संक्षिप्त परिचय दूंगी। विटामिन्स सक्रिय या एक्टिव कार्बनिक तत्व होते हैं जिनकी शरीर में अत्यंत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। जैसा कि मैंने आपको इससे पूर्व के वीडियो में बताया था, पोषक तत्वों को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला स्थूल पोषक तत्व जिसे हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और इसके अंतर्गत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जल आते हैं, तथा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या सूक्ष्म पोषक तत्व जिसमें विटामिन्स और खनिज लवण आते हैं। विटामिन्स वह सक्रिय कार्बनिक तत्व होते हैं जिनकी शरीर में अत्यंत ही सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में खनिज लवणों की मांग के बारे में बताया था। खनिज लवण भी सूक्ष्म पौष्टिक तत्व या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, परंतु वह अकार्बनिक होते हैं, जबकि विटामिन्स कार्बनिक तत्व होते हैं, अर्थात इनमें कार्बन उपस्थित होता है। विटामिन्स की आवश्यकता शरीर को अत्यंत सूक्ष्म मात्रा होती है, परंतु शरीर के उत्तम स्वास्थ्य के लिए यह अति आवश्यक है। यद्यपि शरीर में यह अत्यंत अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं, परंतु शरीर की समस्त क्रियाओं को संपन्न करने, शरीर की वृद्धि, विकास, स्वास्थ्य, आंतरिक क्रियाओं, रोग प्रतिरोधक क्षमता, अस्थियों, दांतों, त्वचा, बाल, आँखों के उत्तम स्वास्थ्य, शरीर को तंदुरुस्त, चुस्त और फुर्तीला बनाए रखने के लिए यह निहायत ज़रूरी है। इसलिए यह न सिर्फ गर्भिणी के लिए बल्कि गर्भस्थ शिशु के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। विटामिन्स को दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन्स के अंतर्गत विटामिन ए, डी, ई और के आते हैं, जबकि जल में घुलनशील विटामिन्स के अंतर्गत विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के साथ कॉम्प्लेक्स शब्द इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि इस समूह में कई सारे विटामिन्स होते हैं, जैसे विटामिन बी1 इसको थायमिन कहते हैं, बी2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी3 नियासिन, विटामिन बी5 पैंटोथेनिक अम्ल, विटामिन बी6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी7 बायोटिन, विटामिन बी9 फोलिक एसिड और विटामिन बी12 सायानोकोबालमिन।
इस बी कॉम्प्लेक्स समूह के अतिरिक्त विटामिन सी भी जल में घुलनशील विटामिन्स के अंतर्गत आता है। आज के वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था में विटामिन ए और डी की मांग, इनकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा, आवश्यकता में वृद्धि के कारण, इसकी कमी का गर्भिणी और शिशु पर प्रभाव तथा प्राप्ति के भोज्य स्रोतों के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया, ये सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, परंतु गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मैं आपको विटामिन ए के बारे में विस्तृत रूप से गर्भावस्था में इसके दायित्व या कार्य, कमी का प्रभाव, प्राप्ति के स्रोत और दैनिक आहार्य आवश्यकता के बारे में बताऊंगी। गर्भावस्था में विभिन्न क्रियाओं को संपन्न करने के लिए गर्भिणी के स्वास्थ्य और गर्भस्थ शिशु के सर्वोत्तम विकास के लिए महिला को पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए की आवश्यकता होती है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन ए न सिर्फ गर्भवती महिला बल्कि गर्भस्थ शिशु को भी आँखों की सामान्य दृष्टि प्रदान करने में, शारीरिक वृद्धि में, दांतों और नाड़ी संस्थान के स्वास्थ्य व विकास में, अस्थियों की वृद्धि एवं विकास तथा संक्रमण के प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। इसलिए गर्भावस्था में माता के आहार में विटामिन ए की पर्याप्त मात्रा होना आवश्यक है। एक नवजात शिशु के यकृत यानी लिवर में 5400 से 7200 माइक्रोग्राम विटामिन ए उपस्थित होता है। शिशु यह विटामिन माता के शरीर से अवशोषित करके अपने लिवर में संग्रहण करता है। शिशु द्वारा इतनी अधिक मात्रा में विटामिन ए संग्रहित करने के लिए माता को अपने आहार में प्रतिदिन पर्याप्त और अतिरिक्त मात्रा में विटामिन ए की आवश्यकता होती है। अगर गर्भिणी पर्याप्त मात्रा में विटामिन ए नहीं लेती तो उसे तीव्र एनीमिया या रक्त अल्पता हो सकती है। इसके अतिरिक्त विटामिन ए की कमी से समय से पूर्व प्रसव यानी प्री टर्म डिलीवरी, जन्म के समय शिशु का श्वासावरोध जिसे बर्थ एस्फिक्सिया कहते हैं, या शिशु को श्वास लेने में बहुत कठिनाई होती है और उसके दम घुटने के लक्षण भी उत्पन्न हो सकते हैं। विटामिन ए की कमी से महिला में गर्भावस्था प्रेरित उच्च रक्तचाप की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, जो मां और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त एम्ब्रियोजेनेसिस यानी भ्रूण जननन और एपिथेलियल डिफरेंशिएशन यानी आच्छादित ऊतकों के परिपक्वन के लिए भी विटामिन ए आवश्यक होता है। विटामिन ए प्रसव उपरांत ऊतकों की मरम्मत में भी सहायता करता है। इसलिए गर्भिणी और गर्भस्थ शिशु दोनों के स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए अत्यंत आवश्यक होता है। विटामिन ए की कमी से नवजात शिशु की आँखों पर भी प्रभाव पड़ सकता है। शोधों से ज्ञात हुआ है कि
माता के आहार में विटामिन ए की कमी से शिशु में रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस की संभावना अधिक हो जाती है। तो ना सिर्फ गर्भवती स्त्री बल्कि गर्भस्थ शिशु की शारीरिक वृद्धि, विकास और स्वास्थ्य के लिए विटामिन ए अत्यंत आवश्यक होता है। आईसीएमआर द्वारा विटामिन ए की दैनिक प्रस्तावित मात्रा यह माइक्रोग्राम्स में दी जाती है। विटामिन ए हमें भोजन से दो रूपों में प्राप्त होता है। पहला रेटिनॉल जो कि शुद्ध विटामिन ए और इसके स्रोत पशुजन्य भोज्य पदार्थ जैसे यकृत, अंडे का पीला भाग, मछली का तेल आदि होते हैं। तो विटामिन ए रेटिनॉल के रूप में और दूसरा कैरोटीन के रूप में भी हमें विटामिन ए प्राप्त होता है। कैरोटीन विटामिन ए का प्रीकर्सर या प्राक विटामिन है और यह वानस्पतिक स्रोतों से प्राप्त होता है। बीटा कैरोटीन के रूप में यह उपस्थित होता है जो कि शरीर में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए बीटा कैरोटीन को विटामिन ए का प्रीकर्सर या प्रो विटामिन ए भी कहते हैं या पूर्ववर्ती विटामिन ए। आईसीएमआर द्वारा सामान्य स्त्री के लिए 600 माइक्रोग्राम रेटिनॉल की मात्रा प्रस्तावित की गई है और बीटा कैरोटीन की मात्रा सामान्य महिला के लिए 4800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन है। गर्भावस्था में यह मात्रा बढ़ जाती है और गर्भिणी के लिए रेटिनॉल की मात्रा 800 माइक्रोग्राम प्रतिदिन होती है या उसे अगर बीटा कैरोटीन यानी कि अगर वह अपना भोजन वानस्पतिक स्रोतों से प्राप्त करती है तो उसे 6400 माइक्रोग्राम प्रतिदिन विटामिन ए को बीटा कैरोटीन के रूप में लेना चाहिए। बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में परिवर्तित करने का अनुपात 12:1 होता है, यानी 12 भाग बीटा कैरोटीन 1 भाग विटामिन ए या रेटिनॉल में परिवर्तित होता है। अतः इन दोनों की अनुमोदित मात्रा रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन की मात्रा में भिन्नता है क्योंकि इनका बदलाव का अनुपात 12:1 होता है। 12 भाग बीटा कैरोटीन 1 भाग विटामिन ए या रेटिनॉल में परिवर्तित होता है। विटामिन ए की प्राप्ति के स्रोत। विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है प्राणिज स्रोतों से प्राप्त होता है और प्राणिज भोज्य पदार्थ विटामिन ए प्राप्ति के उत्कृष्ट स्रोत हैं, जैसे यकृत या लिवर जो किसी भी पशु का जिसका मांस के रूप में उपयोग लाया जाता है, मछली का तेल, कॉड या शार्क मछली के यकृत का तेल, इसके अतिरिक्त अंडे का पीला भाग, गाय का घी, मक्खन और संपूर्ण दूध पाउडर आदि। वानस्पतिक स्रोतों से बीटा कैरोटीन की प्राप्ति होती है। गाजर, पपीता, आम, हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पीला पेठा आदि कैरोटीन बीटा कैरोटीन के अच्छे स्रोत हैं। हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक, मेथी, चौलाई का साग, सहजन, मूली के पत्ते, सरसों के पत्ते, गाजर के पत्ते आदि भी बीटा कैरोटीन के उच्च स्रोत हैं। तो जो महिलाएं प्राणिज स्रोत जैसे कि
लिवर या अंडा नहीं खाती, उन्हें अपने आहार में बीटा कैरोटीन के रूप में विटामिन ए की प्राप्ति करनी चाहिए। अब मैं आपको गर्भावस्था में विटामिन डी की आवश्यकता के बारे में बताऊंगी। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी मनुष्य की त्वचा के नीचे 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल नामक एक तत्व उपस्थित होता है, जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर विटामिन डी में परिवर्तित हो जाता है। गर्भवती स्त्री और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए विटामिन डी अत्यंत महत्वपूर्ण है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होता है। इसके अलावा अस्थियों के निर्माण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दांतों की मजबूती, रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए और शारीरिक वृद्धि तथा पैराथायरॉयड ग्रंथि पर नियंत्रण के लिए भी विटामिन डी अत्यंत महत्वपूर्ण है। गर्भवती के शरीर में कैल्शियम व फास्फोरस के पर्याप्त अवशोषण व इनके स्तर को सामान्य बनाए रखने और नियंत्रित करने के लिए विटामिन डी अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भस्थ शिशु के कैल्शियम उपापचय यानी कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन डी का अहम रोल है। विटामिन डी की कमी से भ्रूण में हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोप्लाज्मिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विटामिन डी शरीर द्वारा कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों के निर्माण के लिए क्योंकि आवश्यक है, अतः इसकी कमी से भ्रूण की हड्डियों का विकास पर्याप्त नहीं हो पाता। अतः विटामिन डी क्योंकि कैल्शियम अवशोषण का मुख्य सूत्रधार है, इसकी कमी से कंकाल तंत्र में कई जटिलताएं और कमियां उत्पन्न हो सकती हैं। फलस्वरूप मां और शिशु की अस्थियों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और बड़े होने पर शिशु को रिकेट्स का खतरा भी रहता है या अस्थियों में असमानता आ जाती है। विटामिन डी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और हड्डियों, दांतों और मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। इसलिए गर्भिणी को अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी सम्मिलित करना चाहिए। आईसीएमआर द्वारा गर्भिणी के लिए विटामिन डी की प्रस्तावित मात्रा है 400 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स। विटामिन डी की प्राप्ति के स्रोत। विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहते हैं क्योंकि यह हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से प्राप्त होता है, परंतु गर्भिणी को पूर्णतः इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में शरीर में विटामिन डी का संश्लेषण कभी कभी पर्याप्त नहीं हो पाता। प्राणिज भोज्य पदार्थ विशेषकर मछलियों के यकृत का तेल विटामिन डी का उत्कृष्ट स्रोत है। इसके अतिरिक्त अंडा, घी, मक्खन और दूध में भी विटामिन डी उपस्थित होता है। मशरूम,
सोयाबीन विटामिन डी के स्रोत हैं। आजकल बहुत से भोज्य पदार्थों को विटामिन डी के साथ फोर्टिफाई किया जाता है। तो गर्भिणी को अपने आहार में इन फोर्टिफाइड विटामिन डी के स्रोतों को भी सम्मिलित करना चाहिए, क्योंकि अस्थियों के विकास के लिए, अस्थियां जो कि हमारे शरीर का बेसिक स्ट्रक्चर हैं, उसके लिए विटामिन डी अत्यंत आवश्यक होता है। तो बच्चों, आज के वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में विटामिन ए और डी के महत्व, इनके कार्य, इनकी प्राप्ति के स्रोत, कमी के प्रभाव तथा ICMR द्वारा इनकी दैनिक प्रस्तावित मात्रा के बारे में विस्तृत रूप से बताया। अगले वीडियो में मैं आपको गर्भावस्था में अन्य महत्वपूर्ण विटामिन्स के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। धन्यवाद।